गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की एक लंबी श्रृंखला जारी करेंगे और क्वेश्चन आपके क्विज के फॉर्म में होगा। आपके पास प्रश्न पढ़ने के बाद 10 सेकेंड होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो को और चाहते हैं तो कृपया मुझे लिख दीजिए कमेंट में, और इसमें क्या सुधार होना चाहिए वो भी मुझे लिखिए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्यूज का ढेर सारा वीडियो डाला हुआ है। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ढेर सारे सिलेक्शन किए हैं। इन क्वेश्चन का डेफिनेटली कंसेप्चुअल के साथ एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। आप इसको सुनिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्रसार कीजिए अपने दोस्तों के बीच। सो लेट्स स्टार्ट क्यूज कॉन्टेस्ट वन बाय वन। टेस्ट योर नॉलेज। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रहे, इस प्रश्न में दिया गया है कौन शामिल नहीं है। तो भारत से आयात और निर्यात किए जाने वाले वस्तु पर लगाए जाने वाला कर क्या सरकार के राजस्व में शामिल नहीं होता है? सार्वजनिक उपक्रमों की आय। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा किए गए निवेश पर अर्जित लाभ। सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन ये रहें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही जवाब है, आपको ऊपर पढ़ना था कि इनमें से किसका कौन शामिल राजस्व प्राप्ति में। तो राजस्व प्राप्ति में इसका सही जवाब है डी। इनमें से सभी प्रकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसकी। राजस्व प्राप्तियाँ कर और गैर राजस्व में विभाजित किया जाता है। मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है दैट आर डिवाइडेड इन टू सेक्शन। एक कर राजस्व होता है, दूसरा गैर कर राजस्व होता है। कर राजस्व जिसको हम लोग टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों और अन्य प्रकार के जो शुल्क होते हैं उससे जो प्राप्त आय होता है उसको शामिल किया जाता है। कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है। प्रत्यक्ष करों को सीधे व्यक्तियों यानी व्यक्तिगत आय फॉर्म जैसे निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उस पर लगाया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो अभी देश भर में जीएसटी है, देश भर के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर जो लगाया जाता है उस पर लगाया जाने वाला शुल्क है, सीमा शुल्क है। भारत से जो आयात और निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगाए जाने वाला जो कर है, और सेवा ढेर सारी सेवाएँ होती हैं उन पर जो लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग गैर कर राजस्व में, जो नॉन टैक्स टैक्स को छोड़कर उसके अलावा जो प्रकार का कर लगाया जाता है उसको गैर राजस्व बोलते हैं। में ध्यान रहे कि इसमें ब्याज प्राप्तियाँ जो केंद्र सरकार को ऋण से जो मिलता है वो गैर राजस्व की एकल बड़ी सबसे मदे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जब लोन देती है या ऋण देती है तो उस पर एक ऋण पर एक ब्याज मिलता है। उस ब्याज का जो हिस्सा होता है वो गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर भी लाभांश यानी डिविडेंड, प्रॉफिट, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, उस पर लगाए जाने वाला शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल है। इसमें विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान मिलता है वो भी सहायता शामिल होता है। ओके, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको आराम से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, आप सरकार के राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के मध्य अंतर कैसे करेंगे? अभी अभी हम लोगों ने राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में ध्यान दिया। आप अगर राजस्व प्राप्तियों को समझ चुके होंगे। चलिए, आपका पहला ऑप्शन है, कुछ पूंजीगत प्राप्तियों के विपरीत राजस्व प्राप्तियाँ गैर प्रतिदेय नॉन रिडीमेबल होती है। पूंजीगत प्राप्तियों के मतलब के विपरीत जो है वो गैर प्राप्त जो आपका राजस्व प्राप्तियाँ है वो नॉन रिडीमेबल है। क्या ये सही है? दूसरा, राजस्व प्राप्तियों के विपरीत पूंजीगत प्राप्तियाँ सदैव कर्ज का सृजन करने वाली होती है। क्या सदैव कर्ज का सृजन करती है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए, इसका सही जवाब आपके लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आप समझ चुके होंगे ये प्रश्न बहुत ही आसान था। राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों के बीच मुख्य अंतर, राजस्व प्राप्तियों के मामले में सरकार पर भविष्य में धन वापस करने का कोई दायित्व नहीं होता। देयर इज ए नो लायबिलिटी ओके ऑन गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑन नेक्स्ट टाइम और फ्यूचर या इन फ्यूचर। ये विमोचन योग्य नॉन रिडीमेबल होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। ये विमोचन योग्य नहीं होते हैं। आप पे इस पर कोई दायित्व नहीं होता, उस पर भार नहीं होता है।
राजस्व प्राप्तियों। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में देखा जाए तो सरकार ब्याज के साथ राशि को भी वापस करने के लिए बाध्य होती है, उस पर एक लायबिलिटीज हो जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां ऋण सृजक या गैर ऋण सृजक दोनों हो सकती है, लेकिन आप ऐसा कह दें कि पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा ऋण सृजक होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऋण प्राप्तियों के उदाहरण जैसे कि घरेलू स्तर पर सरकार द्वारा जो नेट उधार लिया जाता है, विदेश सरकारों से आप जो ऋण लेते हैं या आरबीआई से जब उधार लेते हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण जैसे ऋणों की वसूली करना हो, सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से जो आपको मिलता है, डिसइन्वेस्टमेंट से आपको जो पैसा मिलता है, ये सब ऋण का सृजन नहीं करते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किन्हें गैर बैंकिंग वित्त कंपनी माना जाता है? इनमें से कौन कौन से एनबीएफसी के अंतर आते हैं? चीट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, बीमा कंपनी। सही उत्तर का चयन कीजिए, आपके समय शुरू होते हैं अब। चलिए, इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान प्रश्न है एनबीएफसी के बारे में, 1 2 3 4 ऑल आर राइट, ऑल आर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां, चीट फंड कंपनियां के कारोबार में संलग्न कंपनियों को गैर बैंकिंग कंपनियां कहते हैं। ओके, आपके लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपकर जो शेष होता है को देय कर पर अधिरोपित किया जाता है, कर योग्य आय पर नहीं। ओके, केवल प्रत्यक्ष करों पर ही उपकर अधिरोपित किया जाता है। ओके, करों के विपरीत शेष को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आरोपित किया जाता है। आपके ऑप्शंस ये रहे और आपके समय शुरू होते हैं अब। चलिए, जिन्होंने इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा अपना आईक्यू का इस्तेमाल किया होगा कि अगर आपने 2 ऑप्शन पढ़ा कि केवल प्रत्यक्ष करों पर शेष लगाया जाता है, क्या ये सही है? तो आप 2 को छाटिए, 2 अपना एलिमिनेट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जब आपने 2 एलिमिनेट कर दिया तो आपका सही जवाब सी इज़ द राइट आंसर। ओके, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। उपकर दैट मीन शेष को देय कर पर लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स जो जिसको कहा जाता है, कर योग्य आय पर नहीं। बिल्कुल सही है। अन्य अर्थों में कहा जाए तो करदाता के लिए यह कर पर अधिभार सरचार्ज के समान होता है। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पर लगता है। ध्यान रहे, शेष जो होता है वो लेविट किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर। कर के विपरीत उपकर को किसी विशिष्ट उद्देश्य, शेष इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन या लेविड ऑन विशिष्ट पर्पस की पूर्ति करने के लिए ही लगाया जाता है। इससे प्राप्त आय को किसी भी प्रकार के सरकारी खर्च में आप खर्च नहीं कर सकते हैं। उपकर के हालिया उदाहरण जैसे मोटर वाहन पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपकर है, स्वच्छ पर्यावरण उपकर है, कृषि कल्याण उपकर है, कृषि सुधार और किसानों के कल्याण के लिए। उसके बाद शिक्षा पे जो शेष लगता है। स्पष्ट अर्थों में शिक्षा शेष से प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका विपरीत स्थिति भी सही है। 22 में से ऑल्सो राइट। ओके, 5वें प्रश्न पर विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आय पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार को निजी आय का अनिवार्य हस्तांतरण होते हैं। जो आय पर लगाए जा रहे जो डायरेक्ट टैक्स है, सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निजी आय का अनिवार्य हस्तांतरण होता है। सभी करों और शेषों की आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है, जहां कर आय को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वित्त आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार साझा किया जाता है। वहीं शेष यानी उपकरों को जो आय मिलता है, उपकर से जो आय प्राप्त होता है, उसको साझा करने की जरूरत नहीं होती है। कौन से कथन सही है? और आपके ऑप्शन रहे ये, और आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने पढ़ लिया होगा। इसका सही जवाब है डी, ऑल आर राइट। देखिए, आय पर प्रत्यक्ष कर सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निजी आय जैसे व्यक्तिगत, जिसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, अनिवार्य हस्तांतरण होते हैं, सरकार को देना ही पड़ता है। जैसे कि स्कूली शिक्षा का विस्तार करना हो, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करनी हो, परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना हो, तो आप आय पर डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। सरकार के दृष्टिकोण में सभी करों और सभी शेषों को भारत सरकार की संचित निधि में यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। इसमें सरकार की सभी प्राप्तियां, व्यय, उधार देना शामिल है। CFI विवरणों को प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट दस्तावेजों के एक भाग के रूप में
प्रकाशित किया जाता है। CFI से धन का आहरण अर्थात धन को निकालना सीधा सा बात है, संसद की मंजूरी के बाद ही होता है, जहां कर आय को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वित्त आयोग के दिशा अनुसार ही साझा किया जाता है। वहीं पर शेष से जो आपको आय मिलता है, भारत सरकार को जो आय मिलता है, उसे साझा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही शेष पर ना ही सरचार्ज को साझा करने की ज़रूरत होती है। विशिष्ट सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शेष उपकरों को करों पर वरीयता दी गई है, क्योंकि इसे अधिरोपित करना, संशोधित करना और समाप्त करना अपेक्षाकृत बहुत ही आसान होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा उपयुक्त कथन सही है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और आचरण पर मूल प्रस्ताव के अलावा चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती है। दूसरा है, अध्यक्ष की सहमति प्राप्त प्रस्ताव को छोड़कर सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन ये रहें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा। आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लोकसभा में अध्यक्ष के कार्य और आचरण पर मूल प्रस्ताव सब्सटेंसिव मोशन को छोड़ दिया जाए के अलावा चर्चा और आलोचना नहीं की जा सकती है। आप लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद होता है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके आचरण पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं कर सकते तब तक, जब तक सब्सटेंसिव मोशन उनके लिए नहीं लाया गया हो। यह अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसका पद अत्यधिक प्रतिष्ठित स्थिति प्रति अधिकार वाला होता है। अध्यक्ष या सभापति जैसा भी मामला हो की सहमति के बाद प्रस्ताव को छोड़कर सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है। आपके प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहे, कौन सी संसदीय समितियों की सामान्य विशेषताएं हैं? संसदीय समिति का जो काम होता है उसमें कौन कौन सा फीचर्स होता है, यही आपका सवाल है। सिंपल शब्दों में कहे तो सभी सदस्यों का चुनाव सदन के द्वारा किया जाता है। ये सदन के अध्यक्ष या सभापति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तीसरा है, इन्हें केंद्र में किसी भी मंत्रालय के साथ एक सलाहकार समिति का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब आपको प्राप्त करना है। चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। बी इज़ द राइट आंसर। केवल 2 सही है, क्योंकि संसदीय समिति का अर्थ क्या है? एक ऐसी समिति जिसमें सभी सदस्यों का चुनाव सदन द्वारा ही किया जाता है। इसका चुनाव नहीं होता है, सदन के द्वारा ही अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। अध्यक्ष या सभापति के निर्देश में कार्य करती है ये समितियाँ। अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष को या सभापति को सौंपती है। इनके लिए लोकसभा या राज्यसभा द्वारा स्थापित एक सचिवालय होता है और कंसल्टेटिव जो कमेटी है, जो परामर्शदात्री समितियां हैं, जिन्हें संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं, संसदीय समितियां नहीं होती है, क्योंकि यह उपयुक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो याद रखिएगा, परामर्शदात्री समितियां संसद के सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए इसको संसदीय समितियां नहीं माना सकता, क्योंकि संसदीय समिति में आपको पता होगा संसद के सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तों के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। आपके पहले ऑप्शन है, राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपकर इस्तीफा दे सकता है। ओके। संविधान में उन आधारों को निर्धारित नहीं किया गया है जिन पर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। ओके, आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसका सही बात है कि इसके लिए आपको सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। एक तो ऐसे ही गलत था, मुख्यमंत्री से कोई मतलब ही नहीं उसको। राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र देना राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ना कि मुख्यमंत्री को। राज्यपाल पद का धारण तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। हालांकि 5 वर्ष की अवधि के पहले ही चाहे तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की वह प्लेजर पर डिपेंडेंट होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति को यह शक्ति उचित नहीं है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है और ना ही उनका कोई निश्चित कार्यकाल होता है। उसे किसी भी आधार पर, किसी आधार का उल्लेख किए बिना ही किसी भी समय राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष रूप से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से संबंधित है? पहला ऑप्शन उद्देशिका, दूसरी पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपके ऑप्शंस रहे ये रहे आपके ऑप्शंस। तो प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण से क्या उद्देशिका में है, पहली अनुसूची। आपको पता होगा तब आप समझ पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से 4 का। सी इज द राइट आंसर। 1, 4, 5 उद्देशिका, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का उल्लेख है। पहली अनुसूची इसमें भारतीय राज्यों और भारतीय राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में पद धारकों के लिए शपथ की बात की गई है। मूल अधिकार तो आप जानते ही हैं, जिसमें 23 में जो मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम का निषेध किया गया है। 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। और डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी जो है वो अनुच्छेद 48 में देखा जाए तो राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था बनाए। राज्य का ऐसा मतलब कर्तव्य है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक कल्याण व्यवस्था को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अगर 39 को देखा जाए तो पहला भाग 39 का ए में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो यही है आपके प्रश्न का जवाब, जिसमें आपको दिया गया था कि सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, उद्देशिका में तो है और मूल अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, इसलिए इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा। 1, 4, 5। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा 5वां प्रश्न। हालांकि आंसर आपने देख लिया हो तो अलग बात है, लेकिन फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में। अगला प्रश्न आपके ये है कि राजस्व विभाग केंद्र बजट को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संसद की स्वीकृति के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। क्या यह सही है? लोक लेखे से किए गए सभी संवितरणों को भारत की संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लोक लेखा से जो पैसा निकलता है, क्या उसके लिए पार्लियामेंट का मंजूरी जरूरी है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे, आपको सही प्राप्त करना है। आई थिंक ऑप्शंस ये रहे, आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। और इसका सही जवाब है केवल और केवल 2 सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि राजस्व विभाग केंद्र बजट को तैयार करने का जिम्मेदार नहीं होता है। संविधान 3 प्रकार की निधियां स्थापित करता है। संचित निधि, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, और एक आकस्मिक निधि, एक कंटीजेंसी फंड। भारत की संचित निधि से निकासी के लिए सबसे पहले उसको संसद से मंजूरी चाहिए। भारत की आकस्मिक निधि से जितना भी धन निकाला जाता है, संसद के जब तक ऑर्डर नहीं मिल पाए, जब तक उसको स्वीकृति ना मिले, 1 रुपया भी नहीं निकाला सकता है। लोक लेखे से जो पैसा निकलता है या आहरण किया जाता है, उसके लिए स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट की इसकी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विभिन्न केंद्रीय करों से जो प्राप्त राजस्व का आकलन राजस्व विभाग का प्राथमिक कार्य है। जो विभिन्न अलग अलग केंद्रीय करों से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसका आकलन कौन करता है? तो उसका प्राथमिक कार्य है राजस्व विभाग का। वर्तमान और अगले वर्ष के लिए व्यय का आकलन व्यय विभाग द्वारा होता है, और व्यय विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के संसाधनों का आकलन भी करता है। व्यय विभाग ही पीएसयू के संसाधनों का आकलन करता है। बजट प्रभाग आर्थिक मामलों के विभाग का एक हिस्सा है। तो आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित शासकों में किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन ये रहे, आपके समय शुरू होते हैं अब। जी हाँ, जिन्होंने धर्मपाल कहा है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। सी इज द राइट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा के साथ साथ पाल साम्राज्य के दौरान भारत में शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। विक्रमशिला को राजा धर्मपाल ने नालंदा में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की प्रतिक्रिया के स्वरूप स्थापित किया था। अगला सवाल है गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक निम्नलिखित में क्या था? परम भट्टारक, गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ परम भट्टारक शब्द क्या है? क्या ये शांति और संग्रह की परिषद थी, विदेश मामलों का मंत्री था, अन्नागार का प्रभारी था, या फिर
गुप्ता राजाओं द्वारा धारित एक कोई उपाधि था, परम भट्टारक। तो इसका भी सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे मेरे ख्याल से। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। राजाओं के द्वारा एक उपाधि थी जो धारण किया जाता था, परम भट्टारक। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ जानकारी इसके बारे में। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का संरक्षण किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस काल के दौरान वैष्णव धर्म, शिववाद, शक्ति की उपासना, ब्राह्मणवादी धार्मिक मान्यताओं का बहुत ही प्रभुत्व हो चुका था। शासक स्वयं विष्णु के प्रबल उपासक थे और परम वलिया गबट, परम भट्टारक जैसी वैष्णवी उपाधियां धारण करते थे। तो शॉर्ट में कहें तो बलिया गाबट बोलिए या परम भट्टारक बोलिए, ये सभी के सभी राजाओं के द्वारा अपनाई गई उपाधियां थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महामंडलेश्वर शब्द प्रायः निम्नलिखित में किसके लिए उपयोग किया जाता था? आपके सवाल का ऑप्शन है महामंडलेश्वर शब्द किसके लिए? सामंत जिन्होंने अपने शासकों से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति और संपत्ति प्राप्त की थी, शासक जिन्होंने विदेशी आक्रमण किए थे, पुरोहित जिन्होंने सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ किया थे, और या फिर अनेक देवताओं वाले मंदिरों का संरक्षक को कहते थे महामंडलेश्वर। आपका जवाब, इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर। महामंडलेश्वर सामंत होते थे जिन्होंने अपने शासकों से अधिक शक्ति बनने के लिए शक्ति और संपत्ति की अर्जित की थी। 7वीं सदी के दरमियान उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार और योद्धा प्रभुत्वशाली हो चुके थे। तत्कालीन राजा प्रायः अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार किया करते थे। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने राजाओं या शासकों को उपहार प्रदान करें, उनके दरबार में उपस्थित रहे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते रहे। सामंतों द्वारा सत्ता और संपत्ति अर्जित करने की प्रक्रिया चलती रही, इसलिए उन्होंने स्वयं को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, एक वृत्त या क्षेत्र के महान स्वामी को घोषित कर दिया। कभी कभी वे अपने आप को अधिपति या शासक से अपनी स्वतंत्रता का दावा भी कर लेते थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा, पलासी के युद्ध से संभावित परिणाम कौन कौन से निकल कर आए थे? आपके ऑप्शन है, इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और बंगाल में राजस्व प्राप्ति की अत्याधिक शक्ति प्राप्त हुई और अपनी स्थिति और भी मजबूत हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक सैन्य लाभ प्राप्त हुआ, जिसने अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को बंगाल से दूर रखने में बहुत सहायता मिला। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। सी इज द राइट आंसर। पलासी के युद्ध के कारण अनिवार्य रूप से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संघर्ष था। इससे औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के नियंत्रण में निर्णायक युद्धों में एक माना जाता है। अंग्रेजों ने नवाब पर अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित किया और परिणाम स्वरूप व्यापार के पिछले नुकसान और राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने आगे चलकर इस राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों की जैसे कि डच है और फ्रांसीसियों को दक्षिण एशिया से बाहर ही कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथन कौन से सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है पूछा गया है। इसकी स्थापना कलकत्ता में मैडम भिकाजी कामा द्वारा किया गया। ओके, इसका उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शनों के अध्ययन को बढ़ावा देना। ओके, तीसरा ऑप्शन है, सेंट्रल हिंदू स्कूल को इस समाज के विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले मूल संगठन के रूप में चुना गया था। और ध्यान रखना है इसमें कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि 1 और 3 जो है सही नहीं है, बाकी तो आप जानते ही हैं। यू आर स्मार्टर देन समवन। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना यूएसए में 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और एक हेनरी स्टील ऑलकोट का अमेरिकी कर्नल था उनके द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नस्ल, रंग या पंथ के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के बिना सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना, प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना। इसके द्वारा भारत आने के बाद 1882 में मद्रास के अडयार में अपना मुख्यालय स्थापित की गई। फिर 1893 में श्री एनी बेसेंट भारत पहुंच गई। ऑलकट की मृत्यु हुई और इस सोसाइटी का नेतृत्व उन्होंने संभाल लिया। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में मदन मोहन मालवीय के साथ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की
जो बाद में आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में विकसित हुआ? प्रश्न का अगला सिलसिला जारी रहेगा। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। चलिए, राज्य के नेतृत्व में औद्योगिक विकास स्वतंत्र भारत की प्रमुख विशेषता है। राज्य के नेतृत्व में औद्योगिक विकास स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किन कारकों ने इसके लिए बाध्य किया? निजी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक विशाल पूंजी का अभाव होना, लाभ के अधिकतम के कारण राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक बताया गया, औद्योगिक वस्तुओं के निम्न मांग के कारण निजी अभिकर्ता का औद्योगिकरण में निवेश करने की निम्न प्रोत्साहन था। ऐसा क्या था? सही था क्या नहीं था? आई थिंक यू गॉट द आंसर। तो इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। 1 और 3। राज्य के हस्तक्षेप के पीछे का लाभ अधिकतमकरण का उद्देश्य नहीं था। राज्य हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया था कि अधिक से अधिक लाभ कमाए, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, इसलिए बी तो ऑटोमेटिक गलत था। चलिए, अगला प्रश्न है व्हाइट लेबल एटीएम से। व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? इन एटीएम को गैर बैंक संस्थाओं के द्वारा स्थापित, स्वाधिकृत और संचालित किया जाता है। इन एटीएम को प्रायोजक बैंक द्वारा स्थापित, स्वाधिकृत और संचालित किया जाता है, जिनके ब्रांड नेम का नाम उपयोग एटीएम पर किया जाता है। यह एक सेवा प्रदाता के स्वामित्व वाले एटीएम होते हैं, लेकिन नगद प्रबंधन और बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जिनके ब्रांड नेम का उपयोग एटीएम पर किया जाता है। ये भारतीय मुद्रा के आहरण के लिए विदेशों में संचालित एटीएम होते हैं। तो वाइट लेवल एटीएम के बारे में आपको जानकारी है तो आपका आंसर मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, ये इज द राइट आंसर। वाइट लेवल एटीएम ये जो है ना, गैर बैंक संस्थाओं के स्वाधिकृत, संचालित, ऑथराइज उसी का होता है, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसी को वाइट लेवल एटीएम बोला जाता है। ब्राउन लेवल एटीएम इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ऐसे एटीएम जिनके हार्डवेयर और एटीएम मशीन का पट्टा एक सेवा प्रदाता के पास होता है, लेकिन नगद प्रबंधन और बैंकिंग नेटवर्क के कनेक्टिविटी एक प्रायोजक बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनके ब्रांड नेम का उपयोग एटीएम पर किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रायः समाचारों में चर्चित न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है, या फिर विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात में की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो आपने आंसर तो प्राप्त कर लिया होगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर का भुगतान किया जाता है, लेकिन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लाभ और हानि खाते के माध्यम से की गणना करती है। आईटी अधिनियम सकल आय पर कटौती के साथ कुल आय से कई प्रकार की छूट और अन्य प्रोत्साहन अनुमति प्रदान करता है। आईटी अधिनियम तो आपको पता होगा, आईटी एक्ट आपको आय के कटौती के बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। आईटी अधिनियम के तहत इन छूट, कटौती और अन्य प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कंपनियां अपनी कर योग्य आय को शून्य या नकारात्मक भी दिखा देती है, और इस तरह शून्य कर कंपनियां को बढ़ावा मिलता है और शेयरधारक को भारी लाभांश प्रदान करने के बावजूद वे कर का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंपनियों को आयकर के दायरे में लाने के लिए उसी के अनुसार मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाता है, वरना भारत सरकार ऐसे ही घाटे में चली जाएगी। हर कंपनियां आईटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपने कर योग्य आय को भी नकारात्मक दिखा देगी, तो कर तो ले नहीं पाएगा भारत सरकार और राजस्व घाटा बढ़ता चला जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कराधान में क्षैतिज इक्विटी का अर्थ क्या है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी का क्या अर्थ है? समान स्थिति वाले लोगों पर समान करों का भुगतान, समृद्ध लोगों अधिक करों का भुगतान करते हैं, सभी लोग कर की समान राशि भुगतान करते हैं, कराधान आय स्तर से स्वतंत्र होता है। आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का सीधा अर्थ है समान स्थिति पर जो लोग समान है वो समान कर भुगतान करें, बस। कराधान निष्पक्षता, फेयरनेस के विचार पर आधारित होती है। हालांकि निष्पक्षता अर्थात एक बेहतर कर प्रणाली का मापदंड को परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता है। अर्थशास्त्रियों ने कर प्रणाली को निष्पक्ष बनाने
के लिए इसमें एक क्षैतिज इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी और एक वर्टिकल इक्विटी नामक 2 तत्वों को शामिल करने का सुझाव दिया था। समान या समान करों का भुगतान करने वाले समान या समान स्थितियों वाले व्यक्तियों को क्षैतिज इक्विटी के रूप में माना जाता है। जब समृद्ध लोग अधिक करों का भुगतान करते हैं तो इसे ऊर्ध्वाधर इक्विटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स से ही है। किसी कर में उछाल बायोन तब होता है जब क्या होता है? कर राजस्व संग्रह में अन्य आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद स्थिर वार्षिक वृद्धि होती है। कर आधार में 1% की वृद्धि से कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि हो जाती है। कर राजस्व में आर्थिक मंदी या वृद्धि के दौर में अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है। जीडीपी में 1% की वृद्धि से कर राजस्व में 1% से की अधिक की वृद्धि को टैक्स बायोंसी बोलते हैं। तो आपका जवाब आपको पता चल चुका होगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। इफ़ यू नो अबाउट द टैक्स बायोंसी, दिस इज द सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। जीडीपी में 1% की वृद्धि से कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि को ही हम लोग करते हैं टैक्स बायोंसी। दिस इज द रेशियो, ओके, चेंज इन द रेवेन्यू टू दी चेंज इन दी जीडीपी। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट। देखिए, टैक्स बायोंसी यानी कर उछाल सामान्य रूप से सामान्य घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रति उत्तर में राजस्व संग्रहण में दक्षता और अनुक्रियता मापने का एक संकेतक है। यदि कर राजस्व राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि के प्रत्युत्तर में अनुपातिक रूप से अत्यधिक हो जाता है तो इसे कर उछाल कहा जाता है। जब जीडीपी में 1% की वृद्धि से कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि होती है तो इसे टैक्स बायोंसी कहा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट टैक्स बायोंसी। आपका अगला सवाल लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में है। उस पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष के संबंध में प्रश्न है कि अध्यक्ष लोकसभा के चल रहे सत्र को स्थगित कर सकता है। ओके। अध्यक्ष राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व सभी विधेयकों को मंजूरी दे सकता है। अध्यक्ष मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और लोकसभा की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है। आई थिंक दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है डी। इनमें से कोई काम नहीं है, उसका कोई पावर नहीं है, क्योंकि सत्र का स्थगन जो है राष्ट्रपति सत्र को स्थगित कर सकता है, अर्थात सत्रावसान कर सकता है। अध्यक्ष इसमें कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। सत्रावसान तो राष्ट्रपति के पास है पावर। अध्यक्ष केवल एक निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बाकी सारा काम खत्म। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का प्रमुख होता है। लोकसभा में कोई नियुक्ति समिति नहीं होती है। ओके। अगला प्रश्न है संसदीय अस्थायी समितियों से है, स्टैंडिंग कमेटी जिसे कहा जाता है, के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। ओके। स्टैंडिंग कमेटी अस्थायी समितियां न केवल विभिन्न कार्यों के कार्य का बल्कि उनके बजट का भी देखरेख करती है। ओके। लोक लेखा समिति अस्थायी समिति का एक उदाहरण है। अस्थायी समितियों के सदस्यों का चयन दोनों सदनों से किया जाता है। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है। अस्थायी समितियां कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन भी होती है। तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक बट यू डोंट थिंक, ऐसा है कि नहीं? तो इसका सही जवाब है, कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है जरा लिख कर भेजिए। इसका सही जवाब है सी, 1 2 4 5। 1 2 और 4 5, इसमें 3 जो है वो गलत है। अस्थायी समितियां न केवल विभिन्न विभागों के कार्यों का बल्कि उनके बजट का, उनके व्यय का, उनके विभाग से संबंधित विधेयकों का भी निरीक्षण करती है। यह एक अस्थायी और नियमित समिति होती है जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम या प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। भारतीय संसद द्वारा किए जाने वाले कार्य न केवल स्वैच्छिक हैं बल्कि एक जटिल प्रकृति का होता है, इसलिए संसदीय समितियों को इनके कार्यभार को सौंप दिया जाता है। संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा एडहॉक कमेटी। अस्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। लोक लेखा समिति अस्थायी समिति का एक उदाहरण है। अस्थायी समितियों के सदस्यों का चयन दोनों सदनों से ही किया जाता है, केवल प्राक्कलन समिति को छोड़कर, जिसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इसलिए यह बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑर्डर, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन था वही ऑप्शन जो था, आप अगर वहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि अस्थायी समितियाँ 3 प्रकार की होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और एक एस्टीमेट कमेटी जो होती है, उसी में आपको ध्यान देना कि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, 30 का चुनाव लोकसभा से होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया।
अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के कार्य प्रणाली की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है इसमें राज्यपाल का? यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करे, यह सुनिश्चित करना कि राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर हो, यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक दिशा निर्देशों का अवहेलना ना करे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आई थिंक यू गॉट द आंसर। दिस इज ऑल्सो वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन है। राज्यपाल का सारा पावर है और उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो इसको कार्य नहीं है। यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर काम नहीं करती है या राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश की अवहेलना करती है तो राज्यपाल केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यों को उन विधेयकों को सुरक्षित कर सकता है जो संविधान के अधिकारातीत हो, मतलब संविधान के अधिकार अतीत हो, केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन करता हो, हाईकोर्ट आदि की स्थिति को समक्ष संकट उत्पन्न कर देता हो। ओके, अगला प्रश्न है, धन्यवाद मोशन ऑफ थैंक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन दोनों सदनों में ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे अध्यक्ष द्वारा उचित माना जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। ओके, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव मोशन ऑफ थैंक्स के में संशोधन के नोटिस को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। संशोधन अभिभाषण में निहित मामलों के साथ साथ सदस्य की राय अभिभाषण उद्धारण का उल्लेख करने में विफल रहता है। इस प्रकार धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन को सदन में हस्तांतरित किया जाता है, जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा उपयुक्त समझा जाता है। संसद सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित ना होने पर इसे सरकार की विफलता माना जाएगा और सरकार गिर जाएगी। यही कारण है कि धन्यवाद प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाता है। और आपका पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, संविधान के मूल ढांचे को अनुच्छेद 368 के तहत परिभाषित किया गया है। ओके, युक्त और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत मूल ढांचे का तत्वों में से एक है। ओके, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है जब भारत की सुरक्षा के समक्ष केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता होगा तब डेफिनेटली यू नो अबाउट दैट कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है। अगर आप ये समझते हैं तो आपको आंसर निकाल लेना आसान हो जाएगा। इसका सही जवाब है केवल 2। लेट्स सी, केवल 2 ए इज द राइट आंसर। ओके, जैसा कि संविधान के मूल ढांचे को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, ये भी जानते हैं। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, ना कि केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा, इसलिए आप इसका आंसर प्राप्त कर चुके थे। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों को मुख्य रूप से पार्थिव और बाह्य यानी टेरेस्ट्रियल और जोवियन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। बाह्य ग्रहों की तुलना में पार्थिव ग्रह अपेक्षाकृत विशाल होते हैं। ओके, पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ था, जबकि बाह्य ग्रहों का निर्माण अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर हुआ था। पार्थिव ग्रह सौर पवन के कारण अपने पूर्व के अधिकांश वातावरण खो चुके हैं, जबकि बाह्य ग्रहों में ऐसी घटना नहीं देखी गई। तो आपको पता होगा कि पहला ऑप्शन बहुत कुछ मदद कर सकता है अगर आप समझते हो तो आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। इसका सही जवाब है बी। 2 और 3 सही है, बाकी एक तो गलत ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे पार्थिव ग्रह बृहस्पति, शनि और यूरेनस जैसे विशाल जोवियन ग्रह की तुलना में तो छोटे हैं। पार्थिव ग्रह सूर्य के निकट होता है और उसका अधिकांश वातावरण जो है प्रारंभिक वातावरण वो तीव्र सौर पवनों के कारण समाप्त हो गया है। पार्थिव ग्रह ठोस होता है, चट्टान से बना होता है, जबकि बाह्य ग्रह गैसीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा यानी रेंज अधिक होती है। प्रशांत महासागर में क्या वार्षिक सीमा रेंज अधिक होती है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक होती है। ये जो टेम्परेचर डिफरेंसेस की बात हो रही है, कौन सा कथन सही है?
चलिए इसका सही जवाब है, वन सेकेंड, बी इज़ द राइट आंसर। बड़े महासागर में तापमान की वार्षिक रेंज, एनुअल रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। प्रशांत महासागर चूंकि बड़ा है। दूसरा, महाद्वीप प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक रेंज अपेक्षाकृत अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में तो पानी ही पानी है, इसलिए उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तापमान का, क्योंकि उसको वाटर जो है और मतलब एक तरह से कहो तो मेंटेन कर लेता है, जल का जो प्रभाव होता है अपना। तीसरा क्वेश्चन है चक्रवात, प्रति चक्रवात से निम्नलिखितों पर विचार करते बताइए कि प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रति चक्रवात एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में वायुमंडल दाब अधिक होता है। ओके, इसका विस्तार छोटे से क्षेत्र में ही होता है सदैव। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के चारों ओर सामान्य पवन संचालन दक्षिणावर्त होता है। क्लॉकवाइज इज द राइट नॉट उत्तरी गोलार्ध में। आई थिंक यू गॉट द आंसर। इसका सही जवाब है, आप देखिए दो को छाटिए, दो खत्म, तो इसका सही जवाब है सी। इसका क्षेत्र सदैव छोटा क्यों होगा। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में वायुमंडल दाब अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का जो सामान्य पवन संचलन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। आमतौर पर देखा जाता है इसका विस्तार जो है कोई स्पष्ट प्रभाव विस्तृत होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ट्रॉपिकल साइक्लोन के संबंध में बताइए कौन सी स्थितियां उत्तरदायी होती है। गर्म और आर्द्र वायु की विशाल और निरंतर आपूर्ति, सुदृढ़ कोरियोलिस बल्स, ये जो स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होता है वो, सुदृढ़ लंबवत वायु संचरण, क्षोभ मंडल में अस्थिर परिस्थितियां। ओके, इसका सही जवाब है डी, 1 2 4। 3 तो आपको लग रहा होगा कि अगर लंबवत वायु संचरण होने लगे और मजबूत हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये तो कमज़ोर कर देगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्तरदायी कारण सबसे पहला, गर्म और आर्द्र वायु की विशाल और निरंतर आपूर्ति अत्यधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा को निकालती है, निर्मुक्त कर सकती है। मजबूत कोरियोलिस फोर्स है जो केंद्र में उत्पन्न निम्न दाब को भरने से रोकता है। भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण को रोकता है। क्षोभ मंडल में अस्थिर परिस्थितियां जो स्थानीय अस्थिरता उत्पन्न करती है, जिसके चारों ओर एक चक्रवात का विकास होता है। अंत में सुदृढ़ लंबवत वायु संचरण की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ना कि प्रेजेंस होना चाहिए, जो गुप्त ऊष्मा के ऊर्ध्वाधर संचालन को रोक देगा। अगर सुदृढ़ वायु संचरण अनुपस्थित है तो फिर गुप्त ऊष्मा के ऊर्ध्वाधर संचालन को रोकेगा। अगला प्रश्न है उषांक बिंदु से। उषांक बिंदु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। उषांक बिंदु वह तापमान है जिस पर वायुमंडल जलवाष्प में से संतृप्त हो जाता है। उषांक बिंदु आर्द्रता का सूचक होता है। उच्च उषांक बिंदु का तात्पर्य वायु में आर्द्रता की कमी के है। वायु में आर्द्रता की कमी, इसका सही जवाब तो आपने ढूंढ लिया। 3 खत्म। ए इज द राइट आंसर। उषांक बिंदु ड्यू पॉइंट जिस तापमान पर वायुमंडल जलवाष्प में कन्वर्ट इन संतृप्त हो जाता है, वही उसका उषांक बिंदु है, या वह अपने दाब या जलवाष्प की मात्रा को परिवर्तित किए बिना ठंडा हो जाता है। वायु की दी गई मात्रा में अत्यधिक जलवाष्प मात्रा होती है, जिसका उषांक बिंदु समान मात्रा वाली शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। मतलब वायु की दी गई मात्रा में अत्यधिक जलवाष्प मात्रा होती है, जिसका उषांक बिंदु समान मात्रा वाली शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उषांक बिंदु आर्द्रता का सूचक होता है। मौसम विज्ञान में उषांक बिंदु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ प्रकार के बादलों के आधार की ऊंचाई का पूर्वानुमान करना। उच्च उषांक बिंदु का तात्पर्य है वायु में आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो उषांक बिंदु भी ज़्यादा है। तो in this video we discussed most of the important question from various chapter or various section of the subjects. इस वीडियो को देखिए 2-3 बार, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। Once again I would say if love my videos please subscribe and share videos. Thanks a lot once again.